दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और मैं आपके सामने एक बार फिर एक नई कहानी के साथ हूं, जो है जेम्स हेडली चेज की सो व्हाट हैपेंस टू मी। इसका हिंदी वर्जन हाईजैक। तो आइए मेरे साथ इस कहानी को सुनते हैं। रोजगार की तलाश में पूर्व फौजी जैक जेनी एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक ऐसा रनवे तैयार किया जा रहा है जिस पर भारी भरकम 10 करोड़ डॉलर कीमत वाला कॉन्कॉर्ड विमान उतारा जा सके। उसी जगह उस विमान को अपहरण करने की योजना भी बन रही है। जैक को मजबूरी में उस योजना में शामिल होना पड़ता है। फिर शुरू होती है वो कहानी जिसका सूत्रधार सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है, और प्रस्तुतकर्ता सिर्फ जेम्स हेडली चेज। तो आइए इस रोमांचक कहानी को सुनते हैं मेरे यानी जावेद अख्तर के साथ। एक लंबे अरसे की बेकारी के बाद जब मुझे कर्नल ओल्सन की टेलीफोन कॉल मिली तो कुदरत की मेहरबानी पर मेरा मन मयूर नाच उठा। कर्नल ने छूटते ही कहा था, क्यों भाई, कुछ कर रहे हो आजकल या नहीं? अभी तक तो प्रोग्राम ही बना रहा हूं, मैंने अपनी गैरत बचाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। वैसे मैं दिल ही दिल में हैरान भी हो रहा था कि उस जैसा बड़ा अफसर मुझे फोन क्यों कर रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत आकर्षक नौकरी का ऑफर है। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो तुम्हें एक बार फिर मेरे साथ काम करने का मौका मिल सकता है, कर्नल ओल्सन ने कहा। यह मेरी खुशकिस्मती होगी कर्नल, मैंने खुश होकर कहा। बहुत जल्दी तुम्हें एयर टिकट मिल जाएगा, तुम मेरे पास फौरन पहुंचो, कर्नल ने कहा। काम है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन मेरा ख्याल है तुम जैसा मेहनती बंदा उससे घबराएगा नहीं। आ जाओ तुम। ये कहकर कर्नल ओल्सन ने फोन बंद कर दिया था। मैं हाथ में रिसीवर लिए सोचता रहा कि अचानक किस्मत की देवी मुझ पर किस तरह मेहरबान हो गई थी। कर्नल ओल्सन की शख्सियत ने मुझे हमेशा प्रभावित किया था। वो एक बेहतरीन पायलट, नर्म दिल ऑफिसर और एक अच्छा बॉस था। मैं उसका प्रशंसक था और अब वो खुद मेरे लिए नौकरी का इंतजाम करने वाला था। इस बात ने मुझ में बहुत ज्यादा जोश भर दिया था। मैंने खुशी से अपने हाथ पर जोर से मुक्का मारा। मैं इतना उत्साहित था कि दिल चाहता था चीख चीख कर हंसूं, हवा में उड़ जाऊं। कुछ दिन बाद ही मुझे कर्नल ओल्सन की तरफ से एक भारी लिफाफा मिला। लिफाफे में फर्स्ट क्लास एयर टिकट, $500 और जरूरत का सारा विवरण मौजूद था। मुकद्दर को इस तरह चमकते देखकर मैंने हवा में मुक्का लहराया और जोर से याहू कहा। यह मेरी दीवानगी का ऐलान था। मेरे डैड, जो इन कुछ महीनों में मेरी घर में मौजूदगी के आदी हो चुके थे, मेरे जाने की बात सुनकर मायूस हो गए थे कि मैं एक बार फिर उनसे दूर जा रहा हूं। जब मैं विदा हुआ तो वो बहुत उदास थे, लेकिन मैं भी मजबूर था क्योंकि मुझे भी अपने भविष्य को सुनहरा करना था। मैं डैड से रुखसत होकर एयरपोर्ट पहुंचा और एक लंबी फ्लाइट के बाद जब मंजिल पर उतरा तो कर्नल मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। कर्नल ओल्सन के बालों में सफेदी उतर आई थी और वो काफी कमजोर भी दिखाई दे रहा था। वो अपनी शानदार कार में मुझे एक करीबी रेस्टोरेंट में ले गया, जहां उसने मुझे नई नौकरी की तफसील बताई। मेरे लिए यह सब एक अनोखे ख्वाब की तरह ही था। कर्नल ओल्सन ने मुझे बताया कि वो इन दोनों एक अरबपति बिजनेसमैन वर्नी के लिए काम कर रहा था, जिसका बिजनेस तमाम दुनिया में फैला हुआ था और वो खुद भी शायद अपनी दौलत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वर्नी ने अपने लिए एक नया हवाई जहाज मंगवाया था जिसमें तमाम तर सुविधाएं मौजूद थी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल, रेस्टोरेंट, डिस्पेंसरी, बेडरूम, गर्ज की उसमें बहुत कुछ मौजूद था। कर्नल ओल्सन को यह विमान उड़ाना था जो बहुत जल्द आने वाला था। कर्नल चाहता था कि वर्नी के मौजूदा रनवे को इस काबिल बनाया जाए कि उस भारी विमान को वहां उतारा और उड़ाया जा सके। मैं एक ट्रेंड एरो इंजीनियर था और कई साल तक कर्नल ओल्सन के साथ काम कर चुका था, इसलिए वो इस काम के लिए मुझे एक माकूल रकम पेश कर रहा था और मुझे उसकी इस ऑफर को कबूल करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी। कर्नल ने मुझे ज़रूरी बातें बता दी और कह दिया कि यह काम हर हाल में 3 महीने के समय में पूरा करना होगा।
क्योंकि जब नया विमान पहुंचे और रनवे और एयरपोर्ट तैयार हों। कर्नल खुद मुझे वहां तक छोड़ने आया जहां काम चल रहा था। ये जगह शहर से करीब 10 मील के फासले पर थी। एयरपोर्ट और रनवे का काम जोर शोर से जारी था। इस काम का सुपरवाइजर रिम नाम का एक मोटा और खुश मिजाज शख्स था। कर्नल ने मुझे बताया मुझे तमाम काम की निगरानी करनी होगी, और वो खुद चला गया। रिम ने मुझे मेरा केबिन दिखा दिया और मुझे आराम करने के लिए कहा। उसका केबिन बिल्कुल मेरे बराबर वाला था। रिम ने लंच पर मुझसे मिलने का वादा किया और अपनी जीप पर सवार होकर उस तरफ चल पड़ा जहां बुलडोजर और दूसरी मशीनें काम पर लगी थीं। मजदूरों की तादाद भी 500-600 से कुछ ऊपर ही लगती थी, जिससे अंदाजा होता था कि काम किस जोर शोर से चल रहा है। मैं अपना बैग उठाकर केबिन में दाखिल हो गया। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि केबिन किसी 5 स्टार होटल के कमरे से कम नहीं था। उसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी जिसकी इंसान को जरूरत पड़ सकती है। मैं लेट गया। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो मैं उठकर रिम के केबिन में पहुंचा तो रिम वहां पहले से ही मौजूद था और केबिन में खाने की मजेदार खुशबू फैली हुई थी। हम खाने की मेज पर बैठे तो हरे रंग की यूनिफॉर्म पहने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की ने गरम गरम खाना हमारे सामने सजा दिया, जिसमें कई डिशें थीं। यहाँ तो बड़ी ऐश है, मैंने मेज पर निगाहें डालते हुए कहा। हाँ, यहाँ हर चीज़ हाई क्लास है, क्योंकि यहाँ वर्नी के लिए काम हो रहा है। का मतलब यहाँ खूब गुजरेगी। वर्नी के यहाँ काम करने वालों की खूब ही गुजरती है। वो काम लेना भी जानते हैं और उसका अच्छा मुआवजा देना भी जानते हैं। वो मज़े से खाता हुआ बोला। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। खाने के दौरान ऐसी ही बातें होती रहीं। लंच पीरियड खत्म हुआ तो रिम ने जाने की तैयारी की और मुझसे बोला, जैक, अब तुम आराम करो, काम कल शुरू करना। मुझे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं भी आराम से सोचना चाहता था कि आइंदा क्या कार्यनीति अपनाई जाए। कॉफ़ी मैंने अपने केबिन में ही मंगवा ली और जब मैं कॉफ़ी का मज़ा ले रहा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद रिम को कोई बात याद आ गई थी। ये सोचकर मैं उठा और दरवाज़ा खोला। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे सामने एक दिलकश चेहरा था, जैसे जंगल में कोई हसीन फूल खिल उठा हो। मैं कुछ पल तो बात करना ही भूल गया। उसने अपना खूबसूरत हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम पॉम है। मुझे पता चला कि कोई नया साथी आया है, इसलिए मिलने चली आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने उसका नर्म और मुलायम हाथ थामा और उसके हाथ के स्पर्श ने मुझ पर कुछ ऐसा जादू किया कि मैं उसे छोड़ना ही भूल गया। हाथ थामे थामे ही मैं उसे अंदर ले गया। अगर तुम मेरा हाथ छोड़ दो तो मैं बैठ जाऊं? उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट उभर आई। हाथ छुड़ाने की इतनी ही जल्दी है तो अपना ये प्यारा सा हाथ किसी के हाथ में दिया ही ना करो। मैंने उसका हाथ दबाया, लेकिन छोड़ा नहीं। उसकी सब्ज आंखें जगमगाने लगी। वो गुलाबी होंठ का कोना दांतों तले दबाकर बोली, मुझे हाथ छुड़ाने की जल्दी नहीं है, लेकिन हाथ छोड़ दोगे तो? वो लफ्ज अधूरा छोड़कर हंसती चली गई। उसकी हंसी चांदी की घंटियों की तरह सुरीली और मीठी थी। मैंने अपनी हाथ की उंगलियां ढीली कर दी। लो, हाथ छोड़ दिया। अब बताओ। उसने काला स्कर्ट और सुर्ख ब्लाउज पहन रखा था। वो इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठ गई। चमकते लाल बालों वाली उस हसीना की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, मगर उसके तेवर उम्र से ज्यादा पुख्ता और तजुर्बेकार लगते थे। वो बोली, यहाँ की जिंदगी बोर कर देने वाली और बहुत सख्त है, इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि अपनी और दूसरों की बोरियत दूर करती रहूं। वो बड़ी अदा से बोली, तुम्हारे होते हुए कोई बोर क्यों होने लगा? मैंने कह दिया, हाँ, मैं बहुत अच्छी मेज़बान हूँ। यहाँ डिप्टी एयर होस्टेस हूँ और इस वक्त मैं भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कॉफ़ी बना सकती हूँ। तुम खुद भी बहुत अच्छी हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, फिर बाजू पकड़ा, और फिर वो सब कुछ अपने आप ही होता चला गया, जिसकी इतनी जल्दी हो जाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मेरे लिए खाली पड़े रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए जल्दी ही मैंने रिम से कहकर अपने लिए काम निकाल लिया। मैं एक एरो इंजीनियर था,
इसलिए मेरे लिए मशीनरी की देखभाल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। दिन भर के काम से मेरे कपड़े मिट्टी और पसीने से भर गए थे, लेकिन एक अरसे बाद काम करना मुझे अच्छा लग रहा था। मैं गाड़ी की मरम्मत करने में बिजी था कि मैंने अपने आसपास मौजूद नीग्रो मजदूरों में बेचैनी की लहर सी महसूस की, यूं जैसे उन्होंने कोई अजीब शय देख ली हो। मेरी निगाह अनायास उस तरफ उठ गई जिस तरफ वो सब देख रहे थे, और देखकर मैंने दिल में सोचा कि इन नीग्रो मजदूरों की तरह मेरे लिए भी उस तरफ से निगाह हटाना मुश्किल ही है। ऐसा हसीन चेहरा, हुस्न का ऐसा दिलकश रूप मैंने पहली बार देखा था। उसके सुर्ख सुनहरे बाल लहरों के रूप में उसके कंधों पर लहरा रहे थे। कुछ छोटी छोटी घुंघराली लटें उसके माथे पर बिखरी हुई थीं। उसकी नीली बड़ी बड़ी आंखों में झील की सी गहराई थी। वो सफ़ेद कमीज, सफ़ेद जोधपुरी और लंबे फुल बूट पहने हुए थी, और ऐसी लग रही थी कि अच्छों अच्छों की ईमान डूल जाएं। मैं तो फिर भी सुंदरता का पुजारी एक इंसान था, और हसीन खूबसूरत चेहरे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थे। उस कयामत के पीछे एक नीग्रो दो घोड़ों की लगाम थामे खड़ा था। घोड़े बहुत शानदार और निहायत कीमती लग रहे थे। वो अपनी खूबसूरत नीली आंखों से मेरा भरपूर जायजा ले रही थी। मैं अचानक एक गंदे कपड़े से अपने हाथ साफ करने लगा, जो तेल, ग्रीस और धूल से लिथड़े पड़े थे। मेरे नजदीक खड़े नीग्रो मजदूर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हुए एक तरफ सिमट गए थे। तुम कौन हो? अचानक उसने पूछा। उसके लहजे के गुरूर और उसके हाव भाव ने मुझे बता दिया था इस इलाके में उसकी असाधारण हैसियत है। मैंने उसके घमंड को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं जैक हूं, मेरे लायक कोई खिदमत? उसने बड़े स्टाइल में खड़े होने का पोज बदला और बोली, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। आप सही कह रही हैं, मुझे यहाँ आए ज्यादा देर नहीं हुई है। ओह आई सी। उसने अपने कटावदार गुलाबी होंठ को एक आकर्षक मोड़ दिया, और अभी कुछ कहने ही वाली थी कि रनवे की तरफ एक जोरदार धमाका हुआ। वहां बारूद लगाकर चट्टानें तोड़ी जा रही थीं। मैं और वो दोनों चौंके, लेकिन दोनों ही जानते थे कि ये धमाके यहाँ रोज का काम है। मगर घोड़े शायद ये बात नहीं जानते थे। वो अचानक धमाके से भड़क गए थे। वो इस तरह बिदकने लगे कि उनकी लगाम में थामे उस नीग्रो के कदम जमीन से उठ गए, और उन्हें काबू करने की कोशिश में वो उनके साथ साथ झूलने लगा। मैंने उसे मुश्किल में देखा तो दौड़कर आगे बढ़ा, और ज्यादा बिगड़ैल घोड़े की लगाम उससे लेकर इस तरह से खींची कि कुछ देर में ही घोड़ा शांत हो गया। नीग्रो ने भी किसी तरह घोड़े को काबू में कर ही लिया था। घोड़ों के लिए यहाँ थोड़ी मुश्किल है मैडम, मैंने कहा। यहाँ पहाड़ तोड़ने के लिए धमाके होते रहते हैं। कोई जवाब दिए बगैर वो मेरे पास आई, मेरे हाथ से लगामें ली और उचक कर घोड़े पर बैठ गई। उसकी गर्दन पर थपकी दी। नीग्रो दूसरे घोड़े पर सवार हो गया। इससे पहले कि कोई और धमाका हो, सैम इसे ले जाओ, उसने नीग्रो से कहा। नीग्रो सैम तेजी से घोड़ा भगा ले गया। वो घोड़े पर बड़ी शान से बैठी हुई एक निगाह मुझ पर डालकर बोली, तुम्हें घोड़ों के बारे में काफी कुछ मालूम है? बिल्कुल नहीं मैडम, मैंने चुस्ती से जवाब दिया। मैं आमतौर से ऐसी चीजों पर हाथ नहीं डालता जिनमें ब्रेक ना हो। वो इस तरह मुस्कुराई कि आसपास उजाला फैल गया। लेकिन तुमने मेरे घोड़े को तो अच्छी तरह संभाला है। थैंक्स। मुझे खुद पर गर्व सा होने लगा। मैं उसे बता देना चाहता था कि उसके खातिर घोड़ा तो क्या, मैं शेर को भी अच्छी तरह संभाल सकता था। लेकिन इसके बजाय मैंने सिर्फ उसका शुक्रिया ही अदा करना बेहतर समझा। अभी उसने कुछ कहा नहीं था, जवाब में ही अचानक इतना जबरदस्त धमाका हुआ जैसे कोई बम हमारे सिरों पर आ गिरा हो। धमाकों की वजह से परिचित होने के बावजूद हम दोनों कांप उठे थे, और घोड़ों के लिए तो जैसे कयामत ही आ गई थी। घोड़ा बुरी तरह से बिदका कि वो हसीना अपना संतुलन खो बैठी। घोड़े ने उसे पटक दिया और उड़न छू हो गया। जब तक मैं संभला वो बहुत दूर जा चुका था। हसीना कंधों के बल जमीन पर आ गिरी, और उसका सिर बड़े जोर से एक पत्थर पर लगा, और वो वहीं बेहोश हो गई। लेकिन इस हालत में भी वो इतनी हसीन लग रही थी कि दूसरों को परेशान और हैरान कर सके। मैं फौरन घुटनों के बल झुका।
लेकिन इससे पहले कि मैं उसे छूता, मुझे ख्याल आया कि न जाने इसकी कौन सी हड्डी टूटी है। मैंने चीख कर कहा, जल्दी करो, रिम को बताओ, एक जीप लेकर आओ। मेरी आवाज़ ने आसपास खड़े मजदूरों में हलचल पैदा कर दी और वो सभी विभिन्न दिशाओं में भाग गए। मैंने आहिस्ता से उसे छुआ। उसने बड़ी बड़ी नीली आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। मैंने नरमी से पूछा, मैडम, क्या मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ? आप ज़्यादा जख्मी तो नहीं हैं? उसने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, जिसमें दर्द और परेशानी थी, जिसने उसे और भी हसीन और दिलकश बना दिया था। वो निचला होंठ दांतों में दबाकर बोली, ओह मेरा सिर। फिक्र न करें, अभी जीप आ जाएगी। शब्द मेरे मुंह में ही थे कि जीप ने एकदम करीब आकर ब्रेक लगाए। मैंने झुककर उसे बाजुओं में उठाया। उसका वजन फूल से हल्का लगा मुझे। उसे पिछली सीट पर लिटाकर मैं उसके करीब ही बैठ गया और ड्राइवर से कहा, हॉस्पिटल चलो। वो मेरा सहारा लेने में ज़रा भी संकोच नहीं कर रही थी और उसकी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। अस्पताल तक का 10 मिनट का रास्ता कैसे कट गया मुझे पता ही नहीं चला। होश मुझे उस वक्त आया जब जीप एयरपोर्ट के अस्पताल के दरवाजे पर रुकी। फौरन ही नर्सों और डॉक्टरों ने जीप को घेर लिया, जैसे इस हसीना के जख्मी होने की खबर पहले से ही अस्पताल में पहुंच चुकी हो। मुझे अंदाजा हो गया था कि उसे ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। अब मेरा ध्यान उस घोड़े की तरफ गया जो बिदक कर बाहर निकल गया था। उसकी निगाह में चढ़ने का यही एक मौका था कि मैं उस घोड़े को तलाश करता, ताकि उससे मुलाकात होने की संभावना बढ़ जाती। मेरे दिलो दिमाग पर वो इस तरह छाई हुई थी कि उसके सिवा मुझे कुछ और भी सूझ नहीं रहा था। मैं तेज धूप में जीप में सवार होकर घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। पसीने में नहला देने वाले 2 घंटों की तलाश के बाद मुझे वो घोड़ा संयोग से ही एक पेड़ों के झुंड में खड़ा मिल गया। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। मैंने उसकी लगाम जीप से बांधी और सावधानी से जीप चलाता हुआ घोड़े को वापस ले गया। रास्ते में मुझे वो नीग्रो मिल गया जिसने घोड़े संभाल रखे थे। मैंने घोड़ा उसके हवाले किया और अपने काम पर वापस लौट आया। लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर उसका खूबसूरत हुस्न छाया हुआ था। मेरा मन काम में न लगा और मैं उसी के ख्यालों में गुम मैं अपने केबिन में वापस लौट आया। मैंने केबिन का दरवाज़ा खोला। ताजगी देने वाली ठंडक ने मेरा स्वागत किया। तेज धूप में 2 घंटे गुजारने के बाद केबिन का माहौल मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा था। नहा धोकर तरोताज़ा होने के बाद मैं बहुत देर तक खुद को आईने में देखता रहा और दिमाग पर वही हसीन चेहरा और नीली आंखें सवार रहीं। मैं अभी उसी के हसीन ख्यालों में खोया हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दखल अंदाजी ने मेरा मूड ऑफ कर दिया, लेकिन यह भी देखना जरूरी था कि दरवाजे पर कौन है। मैंने दरवाजा खोला। पॉम अपनी तमाम तमादाओं के साथ बाहर मौजूद थी, पर मेरी आंखों में तो बस वो बसी हुई थी। अब पॉम मुझे कैसे जचती? मैंने उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, मगर वो खुद ही कमरे में घुस आई और उसने अपने पीछे दरवाजा यूं बंद किया जैसे किसी के आ जाने का खतरा हो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में गुस्सा था। मुझे अंदाजा हो गया कि उसे मेरे कारनामों की खबर लग गई है और वो औरतों वाली जलन से मजबूर होकर गिले शिकवे करने आई है। मैंने उससे कुछ पूछना ही चाहा था कि वो बोल उठी, तुमने 30 मार खां बन के जरूर दिखाना था, मूर्ख आदमी। मुझे उसका इस तरह कहना बहुत बुरा लगा। मैंने घूरकर उसकी तरफ देखा। ये क्या बक रही हो तुम? मैं ये बक रही हूं कि तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हर तरफ हैं। हर जगह तुम्हारी हिम्मत और हौसले की धाक बैठ गई है। हर जुबान पर तुम्हारा ही नाम है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने जो कुछ किया मानवता के खातिर किया। इसमें ऐसी क्या परेशानी की बात है? मैंने चिढ़कर पूछा। परेशानी यह है कि तुम जैसे अहमक को शायद ये भी मालूम नहीं कि जिस औरत के लिए तुमने इतना पसीना बहाकर जान लड़ाई है वो मिसेज वर्नी है। मिसेज वर्नी। मेरे सारे बदन में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो था कि वो किसी बड़े आदमी की बीवी या बेटी हो सकती है, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन हो सकती है। और अब पॉम को ये जलन थी
कि कहीं मैं उसकी निगाहों में न चढ़ जाऊं और पॉम के साथ दोस्ती में कहीं दरार ना आ जाए। मैंने अपने दिल में होने वाली हलचल की उसे खबर तक ना होने दी और चेहरे पर वाकई मूर्खों जैसे भाव पैदा करके नाराजगी से कहा, अगर वो मिसेज वर्नी है भी तो मुझे उससे क्या? उसकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी इसी तरह मदद करता। तो तुम्हें घोड़े के पीछे झक मारने की क्या जरूरत थी? उसके अस्तबल में दर्जनों नौकर हैं जो भागे हुए घोड़ों को तलाश करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें इतनी सरगर्मी दिखाने की क्या जरूरत थी? आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैंने चिढ़कर पूछा। परेशानी भी ये है कि वो बिगड़ेल घोड़ी अपने खसम से भी ज्यादा घोड़ों की फिक्र करती है और अब वो इसी तरह तुम्हारी फिक्र भी करेगी। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींचकर कहा। मेरे दिल में गुदगुदी सी हुई। इसका मतलब है कि मेरे 2 घंटे की पसीना बहाऊ मेहनत बेकार नहीं गई थी। उस वक्त की कल्पना से मेरा मन मयूर खुशी से नाच उठा। जब वो हसीन होंठ मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए खुलेंगे, जब वो शुक्रगुजार निगाहों से मेरी तरफ देखेगी और जब मैं उसका दीदार करूंगा। मैंने मासूम बनकर कहा, जो होना था वो हो चुका, लेकिन तुम आखिर इस बात से इतनी परेशान क्यों हो रही हो पॉम? परेशान मैं ही नहीं, कर्नल ओल्सन भी हैं। वो नहीं चाहता था कि तुम पर किसी की निगाह पड़े। उसने प्राइवेट रूप से तुम्हें बुलवाया था और नौकरी पर रखा था, लेकिन अब हर जुबान पर 30 मार खा मिस्टर जैक क्रेजी का ही नाम है। और वो विक्टोरिया सबसे पहले तुम्हारी वंशावली का ही पता करवाएगी। अब तुम जल्दी से कोई कहानी बना लो, क्योंकि बहुत जल्द उसका मैनेजर तुम्हारे केबिन पर धावा बोलने वाला है। और वो एक ऐसा बदमाश है कि एक निगाह में ही तुमसे सब कुछ उगलवा सकता है। वो तुमसे एक एक बात पूछेगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, कर्नल से तुम्हारा क्या रिश्ता है, उसने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है, और भी ऐसे कई सवाल जो तुम्हारे वहमो गमान में भी न होंगे। अब तुम उनके लिए खुद को तैयार कर लो, वरना हम सबकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। समझे तुम? तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।